गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम क्या पढ़ रहे थे, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे। तो उसमें मैंने कुछ बेसिक आइडिया दिया था आपको जो आगे हमारे काम आने वाला है। ठीक है, ये आप अलग चैप्टर में इन सबको बहुत डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। जैसे एसिड बेस जो है, आप बहुत डिटेल के साथ एसिड बेस थ्योरी में पढ़ोगे। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम जब आता है तो आप एसिड बेस को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ स्टडी करोगे। ठीक है, हमने बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या करा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है ताकि जब भी हमारे यहाँ काम आए केमिकल बॉन्डिंग के अंदर तो कम से कम हमें इसकी थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो जब कोवलेंट बॉन्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा था यहाँ पर कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में मैंने आयनिक बॉन्ड के साथ कोवलेंट बॉन्ड की जो एक थ्योरी थी, दैट इज ऑक्टेट रूल, वो मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरह से ऑक्टेट रूल के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बारे में बहुत डिटेल के साथ हमने स्टडी की थी, बहुत सारे एग्जांपल भी उसके देखे थे। अब वैलेंस बॉन्ड सॉरी लुईस ऑक्टेट थ्योरी में कुछ कमियां थी। ऑब्वियसली कमी होगी तभी तक नई थ्योरी आएगी। तो यहाँ पे तो कोवलेंट बॉन्ड में बहुत सारी थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, तो लुईस ऑक्टेट थ्योरी में कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी, आपने क्या देखा था कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो है वो इसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते, मतलब एक्सपेंशन हो जाता है किसका, ऑक्टेट का। ठीक है, सेकंड पीरियड में भी बोरॉन, बेरिलियम, इन सबको आप देखते हो तो बोरॉन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाता, लेकिन वो फिर भी स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। बेरिलियम भी अपना ऑक्टेट नहीं कर पाता, फिर भी स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन वो करता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है। और जैसे थर्ड पीरियड एलिमेंट में आप देखोगे तो ना फॉस्फोरस PCl5 में 10 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, SF6 सल्फर 12 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, IF7 आयोडीन 14 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये जो कमियां है इसको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है, तो जहां पर यहाँ पे कमी देखी गई है तो उस कमियों को दूर करने के लिए एक नई थ्योरी आई, दैट इज कॉल्ड VBT। कौन सी थ्योरी, VBT, जिसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, ये हमारा होता है क्या, VBT। तो देखो अभी तक आपने, जैसे अगर मैं बात करता हूँ अमोनिया की बात करता हूँ, हमारे वेल नोन मॉलिक्यूल अमोनिया। जब लुईस ऑक्टेट रूल के थ्रू जब आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया, लुईस ऑक्टेट रूल के थ्रू आपने इसको समझाया था, तो आपने क्या देखा था कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या करता है, शेयर कर लेता है अपने इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाता है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाता है। ऑक्टेट रूल यही बोलता है बस कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। डीपली गए क्या, पर डीपली नहीं गए। यहाँ पे सिर्फ कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाती है। तो भाई साहब जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ पे होता है। आपने 10th क्लास में एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, तो सबसे पहले थॉमसन का मॉडल आया, उन्होंने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं उसमें एम्बेडेड होते हैं। उसके बाद वहां पे कुछ कमियां थी, ऑब्वियसली वो गलत था, तो उसके बाद क्या करा हमने, नई थ्योरी आई। ठीक है, उसके बाद आती गई और फिर रदरफोर्ड वगैरह, बोहर वगैरह हमने क्या करा था वहां पे पढ़ा था। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे हम डीपली अंदर की तरफ जा रहे थे। पहले सिर्फ ऊपर ऊपर का बता दिया कि हाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद फिर बताया गया कि नहीं, सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर पे होता है और नेगेटिव चार्ज उसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। फिर भी मजा नहीं आया कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं चारों तरफ तो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो फिर बोर ने समझाया कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, शेल्स होता है, सब शेल ऑर्बिटल वगैरह वगैरह। तो डीपली जाना जरूरी होता है, तभी हमारे आंसर आते हैं। यहाँ पे भी आप सोचो, सिर्फ क्या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है क्या, अरे यार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे हो सकती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो साथ के साथ इसके ऑर्बिटल्स भी तो कुछ इंटरफेयर करने चाहिए। यहाँ पे ऑर्बिटल्स का भी तो कुछ रोल होना चाहिए, पर ऑर्बिटल्स के रोल को लुईस ऑक्टेट रूल समझा नहीं पा रहा। ऑर्बिटल का तो नाम ही नहीं दिया, यहाँ पे सीधा कहा कि इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर अप कर लेते हैं। तो पहली बार VBT आया, उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे ऑर्बिटल का भी रोल होता है। ठीक है, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ओवरलैपिंग का। ठीक है, मैं समझाऊंगा इसको थोड़ी देर में। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जो VBT है हमारा वो एक्सप्लेन करता है, VBT हमारा जो है वो एक्सप्लेन करता है किसको, कोवलेंट बॉन्ड को। सबसे पहली बात तो VBT एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड।
क्लियर है? यहाँ पर बीबीटी एक्सप्लेन करता है किसको? कोवलेंट बॉन्ड को। अब अगर मैं इसके पॉइंट्स की बात करूं, तो आप क्या देखते हो यहाँ पर कि मेरे पास कोई एटम है, ठीक है, और ये इसका एस सबशेल है, ठीक है, ये इसका क्या है? एस सबशेल। और अगर मैं डिटेल में जाऊं तो इसको मैं एस ऑर्बिटल बोल देता हूं, ठीक है। क्या बोल दूं इसको? एस ऑर्बिटल, ठीक है। शेल के अंदर सबशेल होते हैं, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा सबशेल एस है उसके पास एक ही ऑर्बिटल है, दैट इज एस। पी के पास 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी के पास 5 ऑर्बिटल है, कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इस एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस एस ऑर्बिटल में क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये दूसरा एटम, ठीक है, ये मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसका भी एटम, इसका इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों आपस में क्या होने वाले? इलेक्ट्रॉन को शेयर करने वाले हैं, ताकि हमारा हाइड्रोजन बन जाए किस फॉर्म में? H2 के फॉर्म, ठीक है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ जाए। अब देखो क्या होता है, सिर्फ सीधा ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर नहीं हो सकता, इनके ऑर्बिटल को भी आपस में क्या करना होता है? इनके ऑर्बिटल को भी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ना पड़ता है, ठीक है। आती है बात समझ में? हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, इनके ऑर्बिटल भी आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? ओवरलैप, एक दूसरे को पेनेट्रेट करते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होता है? शेयर फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो आप खुद देखो, ये जो है वो इसके और इस दोनों न्यूक्लियस के सेंटर पर प्रेजेंट है, मतलब ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। इस दोनों इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस पर भी उतना ही अधिकार है जितना कि इस न्यूक्लियस का है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर तो हो रहे हैं, जैसे ऑक्टेट बोल रहा है, लुईस ऑक्टेट रूल बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन शेयर होकर रहेंगे कहाँ? इलेक्ट्रॉन को रहने की जगह चाहिए ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन को रहने की जगह चाहिए। और इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिटल्स में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होता है, तो उसके साथ साथ ऑर्बिटल भी क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं। मत मिक्सअप तो क्या कहूंगा मैं अभी, वो आगे की बात है। ऑर्बिटल भी क्या करते हैं? एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है। और इसको, इस रीजन को हम बोलते हैं, ये जितना रीजन है, जितना यहाँ पे ओवरलैप हुआ है, उस रीजन को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन, ओवरलैपिंग रीजन, ठीक है, क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, आप नोट डाउन कीजिए इसको। मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ एक कोवलेंट बॉन्ड, आप नोट डाउन कीजिए इस बात को। अब मैं लिखूंगा, बहुत टाइम जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द, ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द, ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, a covalent bond is formed by the overlapping of atomic orbitals. A covalent bond is formed by the overlapping of atomic orbital. तो हम ये क्या देख रहे हैं, ये जो था वो क्या था? एटॉमिक ऑर्बिटल। मान लिए कि ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल सबशेल में प्रेजेंट होते हैं और सबशेल शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम डीपली जाके ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो एक कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, ये दोनों शेल, ये दोनों ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। और एक ओवरलैपिंग रीजन बनाएंगे जहां पर दो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जितने भी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आती है बात समझ में? तो पहला रूल क्या बोलता है बीबीटी का, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला रूल क्या बोलता है कि भाई साहब, जब दो एटम एक दूसरे के पास में आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो सिर्फ उनके इलेक्ट्रॉन शेयर तो होते हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो जाएंगे कहाँ? रहने के लिए उनके पास जगह चाहिए। तो रहने के लिए जगह चाहिए तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा तो किस ऑर्बिटल में रहेगा? इलेक्ट्रॉन को चाहिए दोनों आपस में शेयर भी हो जाए, तो शेयरिंग के बाद इनको ऑर्बिटल तो चाहिए ना रहने के लिए। अब क्या इस पे ये इलेक्ट्रॉन क्या इस ऑर्बिटल में रह सकता है? नहीं। क्या ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में रह सकता है? नहीं। दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा? ओवरलैप करना पड़ेगा। और इस ओवरलैपिंग रीजन में दोनों के ही कैरेक्टर होंगे, मतलब इस ऑर्बिटल का कैरेक्टर भी होगा और इस ऑर्बिटल का कैरेक्टर भी होगा। तो इस रीजन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? प्रेजेंट हो सकते हैं। तो लुईस का एक शॉर्ट जो हो गया वो यहाँ पर प्रेजेंट हो गया
कि इलेक्ट्रॉन हवा में नहीं होते, इलेक्ट्रॉन को एक ओवरलैपिंग रीजन की जरूरत यहाँ पर होती है। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आती है? अब देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है वीबीटी। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, जब इनको ओवरलैपिंग करना हो, जब इनको ओवरलैपिंग करना हो तो ओवरलैपिंग करने के लिए, ओवरलैपिंग का मतलब समझ रहे हो ना आप? ओवरलैपिंग का मतलब है दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या होने जा रहे हैं, मिक्सअप होने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब इनको ओवरलैपिंग करना हो तो ये दोनों एटम, टू एटम जो है वो एक दूसरे के क्या आने चाहिए, पास में आने चाहिए। ये आपका एक एटम यहाँ पर है और दूसरा एटम मान लिया कि इनफाइनाइट पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो क्या ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं या बॉन्डिंग बना सकते हैं? नहीं। इनको ओवरलैप करने के लिए ये आपस में क्या आएंगे, कम टू क्लोज ईच अदर, कम टू क्लोज ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या होंगे, पास पास आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग किसकी होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होगी। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के लिए इनके एटम्स को एक दूसरे के क्या क्या करना पड़ता है, एक दूसरे के करीब आना पड़ता है। क्लियर है ना यहाँ तक बात? अब देखो क्या होता है, अब आप मुझे बताओ, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास में आते हैं, ठीक है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास में आएंगे, मान लीजिए कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। इसको मान लिया मैंने ए एटम, इसको मान लिया बी एटम। ये इसका न्यूक्लियस ए, ये इसका न्यूक्लियस बी। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन ए और ये इसका इलेक्ट्रॉन बी। ठीक है, मतलब बी एटम का इलेक्ट्रॉन बी, ई बी, और ए एटम का इलेक्ट्रॉन ई ए। ए एटम का न्यूक्लियस एन ए और ए बी एटम का न्यूक्लियस एन बी। ठीक है, अब देखो क्या होता है यहाँ पर, जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, क्या होगा, ये जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो देखो दो काम हो सकते हैं यहाँ पर। दो काम कौन से होंगे, एक तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, ऑब्वियसली अट्रैक्शन फोर्स होगा, बताऊंगा किन किन के बीच में होता है। और एक होता है रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स, जब दो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक तो होगा क्या, अट्रैक्शन फोर्स, और एक क्या होगा यहाँ पर, रिपल्सिव फोर्स। देखो किस किस के बीच में होता है अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। देखो आपका अट्रैक्शन फोर्स की बात मैं करता हूं, तो देखो ये न्यूक्लियस क्या इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ऑपोजिट चार्ज है दोनों। तो एन ए और ई बी के बीच में कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स होगा। एक और काम हो सकता है, एन बी क्या करे, ई ए को अट्रैक्ट करे, तो एक और काम क्या करेगा, एन बी अट्रैक्ट ई ए। तो ये दोनों का अट्रैक्शन फोर्स हुआ। ठीक है, दूसरा रिपल्सिव फोर्स किन किन के बीच में होगा, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स होगा यहाँ पे किन किन के बीच में, एन ए और एन बी के बीच में। एंड किन किन के बीच में होगा एक रिपल्सिव फोर्स, ई ए और ई बी के बीच में। क्यों, क्योंकि दोनों में सेम चार्ज है। ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव फोर्स चार्ज है तो दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आती है? अब देखो जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जब यहाँ पर ये अट्रैक्शन होता है तो यहाँ पर देखो, अगर मैं रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स की बात करूं, कौन कौन से फोर्स की, एक तो क्या है हमारा अट्रैक्शन फोर्स ए एफ। अगर मैं अट्रैक्शन फोर्स की बात करूं तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। क्या होता है ये अट्रैक्शन फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। सबसे पहली बात, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। मतलब इसका जो रेंज है
वो काफी डिस्टेंस तक होता है, मतलब ये आपका काफी डिस्टेंस तक एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, अट्रैक्ट करते जाएंगे। दूसरी बात, ड्यू टू अट्रैक्शन एनर्जी विल डिक्रीज। समझ में आता है? आपको मैंने पहले भी समझा रखा है कि जब भी अट्रैक्शन होगा तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ड्यू टू अट्रैक्शन ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। मैंने पहले भी आपको समझा रखा है कि जब जब सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कम होती है, और जब जब सिस्टम की एनर्जी डाउन होती है तो एनर्जी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ड्यू टू अट्रैक्शन एनर्जी विल डिक्रीज, और ड्यू टू अट्रैक्शन एनर्जी विल डिक्रीज so that stability will increase. Stability of system will increase. आती है बात समझ में? जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा एनर्जी डाउन होगी, एनर्जी डाउन होने से स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आती है ना बात समझ में यहां तक? तो दूसरा रिपल्सिव फोर्स की बात करें पर आरएफ की, तो आरएफ की सबसे पहली बात क्या होगी, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ये वो दूर तक नहीं जाता है, शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है। दूसरा और क्या बोल सकता हूं, ड्यू टू रिपल्शन एनर्जी विल इंक्रीज। एनर्जी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। so that stability of system will decrease। ठीक है। तो रिपल्शन से स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये नॉर्मल बात है अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स में। बाकी फोर्स तो क्या है, दोनों ही एप्लीकेबल है, फोर्स तो दोनों ही वहां पर लगना है। ठीक है। तो देखो होता क्या है यहां पर, तो देखो होता क्या है, माना कि ये दो एटम है, ये ए एटम और ये बी एटम। ठीक है। मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा ग्राफ को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है। ये एनर्जी, ठीक है, और ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब समझते हैं आप, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। ये एक न्यूक्लियस, ये दो न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब देखो ये इस बॉन्ड बनाने के लिए ये इसके करीब जाएगा और ये इसके करीब जाएगा। ठीक है। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो पहले तो क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होगा, क्योंकि एक लॉन्ग, हम क्या देख रहे हैं, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। तो दूर से ही एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ठीक है। ये एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, करीब आ रहे हैं ड्यू टू अट्रैक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे, ड्यू टू अट्रैक्शन, ये एक दूसरे के क्या आएंगे, करीब आएंगे। अब देखो यहां पर अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मैंने क्या बताया आपको, ड्यू टू अट्रैक्शन एनर्जी विल डिक्रीज। यहाँ पर एनर्जी क्या होती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यहाँ पे कोई देखो, ये आपका ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। यहाँ पे r इक्वल टू 0 और यहाँ पे r इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है। तो देखो होता क्या है, इनफाइनाइट पर यहाँ पे इतनी एनर्जी है। ठीक है। तो देखो क्या होता है यहाँ पर, इनफाइनाइट मतलब जब एटम वो दूर दूर हो तो यहाँ पे इतनी दूरी पर एनर्जी इतनी है, मान लिया कि इतनी एनर्जी है। जैसे एक दूसरे के करीब आएंगे ये एनर्जी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो क्यों कम होगी, क्यों कम होगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है।
तो ये इतने एक फिक्स डिस्टेंस तक आ गए। कितने डिस्टेंस पर आ गए? एक फिक्स डिस्टेंस पर ये आ गए। ठीक है, अब आप क्या देखते हो, जब ये फिक्स डिस्टेंस पर आ गए, अब ये इतने करीब पहुंच गए कि अब रिपल्शन फोर्स क्या करेगा? काम करना स्टार्ट करेगा। मतलब अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू तो ये एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, रिपल्शन फोर्स के थ्रू ये दोनों एक दूसरे के दूर जाना चाहते हैं। तो ये दोनों एक जगह फिक्स कब हो पाएंगे? क्या ये और अंदर आने की कोशिश करेंगे? नहीं। ज्यादा अंदर आने की कोशिश करेंगे तो रिपल्शन फोर्स डोमिनेट ओवर अट्रैक्शन फोर्स, दूर जाएगा। अच्छा, क्या दूर जाने की कोशिश करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि देन अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट ओवर रिपल्शन फोर्स, तो वापस पास आने की कोशिश करेंगे। ये दोनों कब फिक्स हो जाएंगे? ये दोनों फोर्स, ये दोनों एटम तब फिक्स होंगे जब अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स एक दूसरे को क्या कर दे? बैलेंस कर दे। मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो जब दोनों ही फोर्स इक्वल होंगे तो ना तो ये और ज्यादा करीब जाने की कोशिश करेगा और ना ही ये दूर भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये वो डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जहां पर ये दोनों क्या हो गए? रिपल्सिव फोर्स इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर गए? बैलेंस कर गए। ठीक है, अब आप बताओ, और ज्यादा मैं जबरदस्ती, यहां से तो दूर था, तब यहां पे तो क्या लग रहा था? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। कौन सा फोर्स था यहाँ पे? अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ पे आके दोनों बैलेंस हो गए। अब क्या कर रहा हूं, जानबूझकर और ज्यादा मैं इनको पास ले जाने की कोशिश करूं तो फिर एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि तब रिपल्शन फोर्स क्या होगा? डोमिनेट करेगा अट्रैक्शन फोर्स को। तो रिपल्शन फोर्स डोमिनेट करते ही रिपल्शन फोर्स बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो डिस्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये कर्व कुछ इस तरह से बन जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये क्या है? इसका मिनिमा। और ये ही क्या है? ये वो जगह जहां पर रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे को क्या है? बैलेंस कर रहे हैं। और इसी बैलेंस पे, बैलेंसिंग पे क्या होता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहीं पे क्या होता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे इसको? बॉन्ड लेंथ। मतलब यहाँ पे दोनों फिक्स हो गए, मतलब दोनों ही यहाँ पे फिक्स हो गए। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? हमारा बॉन्ड लेंथ। तो हम क्या कह सकते हैं? हमारा बॉन्ड कहां पर बना? इस पॉइंट पे बना, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ? आर नॉट। क्या बोल सकता हूँ? आर नॉट। आर नॉट पे जाकर हमारा बॉन्ड का यहाँ पे क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? तो देखो, कोवलेंट बॉन्ड क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? कोवलेंट बॉन्ड ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ऑर्बिटल क्या करेंगे? एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, मतलब एक दूसरे से पेनेट्रेट होंगे। ओवरलैपिंग के थ्रू एक ओवरलैपिंग रीजन बनाएंगे। उस रीजन में जो भी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वहां पे प्रेजेंट होंगे। और इसके पीछे का रीजन क्या है? जब दो एटम एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है तो अट्रैक्शन फोर्स वहां पर काम करता है। उसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, जिससे एनर्जी क्या होती है? डाउन होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। एक फिक्स डिस्टेंस पे जाकर रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। वहीं पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और ज्यादा करीब आने की कोशिश करेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, मतलब डिस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है बात? याद है, समझ में आती है? ठीक है, तो ये हमारा क्या था? ये हमारा क्या है? वैलेंस